नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक वीडियो में। अब हमारा नया अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं। अब हम सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेनली हमारा पैटर्न वही रहने वाला है। हम मेन थ्योरी देखेंगे और साथ में हम 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारा ये जो टॉपिक है हम इतने कवर करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक देख लेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्या हम जानते हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ लिख देंगे तो वो हमारी सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बीजगणित में देखेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याओं का प्लस माइनस कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। शुंगमी में देखेंगे कोई भी सम्मिश्र संख्या जेड है तो उसका शुंगमी जेड बार से आता है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर दें। निरपेक्ष मान, इसे हम मापांक भी बोलते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक। और हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करना होता है। आर्गेंड आरेख वो आरेख या तल होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या को पॉइंट के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आगे हम देखेंगे कि जैसे कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक होगा तो उसका एक कोणांक भी होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पॉइंट के रूप में दर्शा रहे हैं, तो मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का एक्स एक्स से बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, उसका कोणांक हो जाएगा, जिसे हम देखेंगे कि कैसे ज्ञात करना है। प्रथम चतुर्थांश में तो कैसे, दूसरे में तो कैसे, है ना। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो इसमें जैसे कार्तिकीय मेथड हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई, है ना। उसके अलावा हमारा एक पोलर फॉर्म होगा, उसके अलावा एक हमारा आइलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। ये तीनों हम प्रेजेंटेशन के तरीके देखेंगे। इसमें से हमारे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये द्विघात समीकरण में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ज्यामिति में हम सम्मिश्र संख्या को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी त्रिभुज के हमें तीन पॉइंट तीनों शीर्ष दे दिए, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, तो फिर हमें इसका कैसे निकाल सकते हैं, लंब के अंदर, परी के अंदर, अंत के अंदर। या फिर हमें तीन पॉइंट दे दिया तो हम कैसे चेक करें कि वो एक त्रिभुज बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे। इसी प्रकार अगर चार पॉइंट दे दिया तो कैसे चेक करना कि वो आयत है या वर्ग है या फिर अपना समांतर चतुर्भुज है। तो वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा इसमें देखेंगे, साथ में इसमें सर्कल भी देखेंगे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी अगर सम्मिश्र संख्या को मूल बिंदु या किसी अन्य सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष अगर हम घुमा दें तो नई सम्मिश्र संख्या आएगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा इकाई के घनमूल निकालना। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटा मोटी पैटर्न रहने वाला है कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काल्पनिक संख्या। नंबर सिस्टम में हमने देखा था रियल नंबर, हम देख चुके हैं, है ना। रियल नंबर के अलावा अब देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, अगर किसी ऋणात्मक संख्या का, ऋणात्मक संख्या बोले तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या का अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो जनरली हम क्या लेते हैं कि ये संख्या क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, तभी ये हमें क्या देगा, एक वास्तविक नंबर देगा वर्गमूल। लेकिन अगर ऋणात्मक हुआ तो क्या होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो हमें ये वास्तविक संख्या ना देके काल्पनिक संख्या दे देगा। ठीक है, तो वर्गमूल में जब भी कोई माइनस के साथ संख्या दिख जाए, ऋणात्मक संख्या दिख जाए, तो वो संख्या वास्तविक नहीं होगी। कैसी रहने वाली है, ऋणात्मक रहने वाली है। जैसे -√7, -√4, -√9, -√1, ये सारी हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं होगी और काल्पनिक संख्याएं होगी। अब देखो इसमें क्या है कि बार बार हमें ये माइनस को रूट में नहीं दिखाना, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, √-1 को स्टैंडर्ड मान लिया, क्या, आयोटा। √-1 का को क्या मान लिया आगे से, आयोटा। जब भी जैसे √-7 है तो हम क्या करेंगे, इसको -1 × 7 लिख देंगे, है ना। वही फिर इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा आयटा इंटू √7। तो अभी हम बोल रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। आगे जाके हम बोलने लग जाएंगे किसी संख्या के साथ अगर आयटा लगा हो तो वो संख्या हमारी क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। क्यों? क्योंकि आयटा अपने आप में क्या है, -1 का वर्गमूल है, एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, तो आयटा बराबर -1 होता है। अगर हमें आयटा स्क्वायर करना पड़ जाए तो ये -1 हो जाएगा। अगर आयटा क्यूब करना पड़ गया तो आयटा इंटू आयटा स्क्वायर लिख देंगे। आयटा तो आयटा ही रहेगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयटा आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आयटा का पावर 4 करनी पड़ जाए तो हम क्या कर देंगे, आयटा स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका स्क्वायर 1। अगर हमने इससे आगे भी जाना पड़ा तो आयटा की पावर 5, आयटा की पावर 5 को आयटा इंटू आयटा की 4 लिख सकते हैं, तो आयटा इंटू 1 लिख सकते हैं, वापिस क्या आ गया, आयटा। तो अगर हम देखें तो आयटा की आप कोई भी पावर ले लो n, ये हमेशा क्या देगा, 4 ही वैल्यू देगा। कौन कौन सी, आयटा देगा,
-1 देगा, माइनस आइटा देगा ये और 1 देगा, या फिर हम बोल दें +-1 और प्लस आइटा। आइटा की कितनी भी पावर हो ये सिर्फ क्या करेगा, 4 वैल्यू ही देगा। तो ये तो होगी हमारी क्या, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। इसको फिर आगे चल के हमने क्या मान लिया, √-1 को आइटा मान लिया, और हम आगे बस बोलेंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या के साथ अगर आइटा लगाओ तो वो संख्या वास्तविक संख्या ना रह के कैसी बन जाएगी, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाए, जैसे मैं मान लेते हैं ए और बी दो संख्याएं, ठीक है, और कैसी है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ए और बी हमारी वास्तविक संख्या है और 0 से बड़ी है। तो अगर हमें दे दिया जाए कहीं पर माइनस का रूट है इंटू माइनस का रूट बी, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में से क्या करेंगे, -1 इंटू ए लिख देंगे, और माइनस बी को क्या लिख देंगे, -1 इंटू बी। √-1 क्या बन जाएगा, आइटा, रूट ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी √-1 क्या बन जाएगा, आइटा, और रूट भी एज इट इज रहेगा। आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस, और ये दोनों क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, √a भी बन जाएगा। तो एक मेथड तो हो गया इसको सोल्व करने का। ये क्या किया हमने, दोनों में से √-1 अलग कर दिए, उनको हमने आइटा लिख दिए, और फिर इन दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा मेथड क्या है कि वो आइटा ना लिख के पहले ही क्या कर दे, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ए बी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ए की संख्या के कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए। तो इसमें से हम किसको सही माने, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम -√a इंटू -√b दिया हो, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि अंदर वाली दोनों संख्याएं कैसी हैं। अगर दोनों नंबर कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो हम इसको अंडर द रूट -a इंटू -b कभी भी नहीं लिखना। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर ऐसा दिया हो √x इंटू √y दिया हो, तो हमें √x इंटू वाई कब नहीं लिख सकते, जब दोनों संख्याएं क्या हो, ऋणात्मक हो। इसके अलावा कोई भी केस हो कि दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, इनमें से एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव हो, है ना, या फिर एक 0 हो जाए और एक पॉजिटिव रहे तो भी, तो इन सब केस में हम इनको √xy लिख सकते हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, दो संख्याएं रूट में दे रखी हो तो उन्हें रूट के अंदर एक केस में बस उल्टा याद रख लेंगे कि कब मल्टीप्लाई नहीं करना, जब दोनों ऋणात्मक है तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी दोनों संख्याएं क्या हो, ऋणात्मक हो, तो √x इंटू √y कभी भी बराबर नहीं होगा √xy के। तो ये जो मेथड था यहाँ पे हमारा हमने गलत किया, तो ये इसका गलत आंसर है और ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो दो रूट में संख्याएं दी गई हो, अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो हमें डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले उनमें से आइटा को अलग निकालना है, उनको धनात्मक बनाना है, धनात्मक बनाने के बाद हम उनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा काल्पनिक संख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ही हमारे पास क्या आ गई, अभी तो क्या हुआ हमारे पास, एक तो वास्तविक संख्याएं आ गई और काल्पनिक संख्याएं आ गई। अब एक संख्या हमने ऐसी ली जिसमें वास्तविक संख्या भी है और काल्पनिक संख्या भी है। अगर दोनों संख्याएं हैं तो वो हमारी क्या बन जाएगी, सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। ठीक है, सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। इसे हम जनरली जेड से लिखेंगे, जब भी जेड से लिखा हुआ हो तो हम क्या मानेंगे, उसको सम्मिश्र संख्या मानेंगे। और कोई भी संख्या जेड बराबर x प्लस आइटा वाई, तो हमारा x क्या होगी, एक वास्तविक संख्या है, आइटा इंटू वाई क्या हो गया, एक काल्पनिक संख्या है। हमें थोड़ी देर पहले देखा जिस संख्या के साथ आइटा लग जाए तो वो क्या बन जाएगी, काल्पनिक। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि y आपकी काल्पनिक संख्या नहीं है, y तो एक क्या है, वास्तविक संख्या ही है, लेकिन आइटा y है वो हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, x और y क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं ही है, लेकिन आइटा अगर y के साथ मल्टीप्लाई हो गया तब जाके ये क्या बन गई, काल्पनिक संख्याएं बन गई। इस z संख्या में क्या है, एक वास्तविक भाग भी है और एक काल्पनिक भाग है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सम्मिश्र संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सम्मिश्र संख्या। कोई भी संख्या z बराबर x प्लस आइटा वाई के रूप में लिखी हो, जहाँ पे x और y हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से हमने नंबर सिस्टम में भी देखा था, सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। क्यों, कोई भी आप वास्तविक संख्या ले लो x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं। 0 भी वास्तविक संख्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, y बराबर 0 पुट कर दिया, है ना। 0 जैसे ही पुट किया तो ये y 0 हो गया, ये 0 आइटा हो गया। y 0 रख सकते हैं क्योंकि y एक वास्तविक संख्या हो सकती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारी क्या होगी, वास्तविक संख्या
एक समिश्र संख्या होने वाली है। ये हमने नंबर सिस्टम में भी देखा था, है ना। अब देखो, अगर कोई वास्तविक संख्या है z बराबर x प्लस वाईटा वाई, तो इसका x क्या कहलाता है, इसका इस समिश्र संख्या का x कहलाता है क्या, वास्तविक भाग। और आगे चल के हम इसको लिखेंगे आर ई ब्रैकेट में z। आर ई का मतलब है कौन सा भाग, रियल पार्ट, रियल पार्ट, और ब्रैकेट में z मतलब z संख्या का रियल भाग। इसी प्रकार y को हम क्या बोलेंगे, आइटा y को ना बोल के y को बोलेंगे क्या, काल्पनिक भाग। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन का तरीका है कि वास्तविक भाग को कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z से, काल्पनिक भाग को कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से। जैसे z बराबर हमने दे दिया 5 + 3 आइटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार z बराबर होता है 10 - 2 आइटा, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाता, 10 हो जाता। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, -2। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि आइटा को छोड़ के उसके साथ जो भी है ना साइन के साथ, वो पूरा क्या बनेगा, इमेजिनरी भाग, इसका काल्पनिक भाग बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समिश्र संख्याएं। हमने क्या देखा, जिसमें वास्तविक भाग भी हो, काल्पनिक भाग हो, तो वो समिश्र संख्या कहलाती है। इसमें x और y हमारी वास्तविक संख्याएं, आइटा y हमारी क्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, और इसके वास्तविक भाग को हम आगे चल के रियल पार्ट ऑफ z से लिखेंगे और काल्पनिक भाग को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कुछ केस देख लेते हैं, है ना। जैसे z बराबर हमारा x प्लस आइटा वाई, हम स्टैंडर्ड वाली समिश्र संख्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले केस में हम बोलते हैं कि x बराबर अगर 0 हो जाए, जैसे x बराबर 0 होगा तो z बराबर क्या बचेगा, आइटा वाई बचेगा, है ना। तो हाँ, इसमें क्या बचा, केवल काल्पनिक भाग बचा। इसका क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z, वास्तविक भाग क्या बन गया, 0 बन गया। तो इस केस में हम इस समिश्र संख्या को क्या बोलेंगे, शुद्ध काल्पनिक संख्या बोलेंगे, है ना। ये अब क्या हो जाएगी, शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें वास्तविक भाग इसका 0 है। इसी प्रकार दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर हमने y को 0 कर दिया, y को 0 करने का मतलब है इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो z बराबर सिर्फ क्या बचेगा, x। इसके पास अब क्या बचा, सिर्फ वास्तविक भाग बचा, है ना, काल्पनिक भाग है नहीं, सिर्फ वास्तविक भाग बचा। इसीलिए इसको हम बोलेंगे शुद्ध वास्तविक संख्या। ठीक है, तो समिश्र संख्या तो है ही, साथ में शुद्ध वास्तविक संख्या भी बोलेंगे, या फिर रियल इमेजिनरी नंबर। ये क्या हो जाएगा, रियल प्योर, सॉरी रियल नहीं, प्योर इमेजिनरी नंबर, और ये प्योर रियल नंबर हो जाएगा। तीसरा एक केस क्या हो सकता है कि दोनों ही 0 हो जाए, x बराबर भी 0, y बराबर 0, तो z बराबर बचा 0 + 0 आइटा। तो ये क्या है, आपकी शुद्ध वास्तविक संख्या भी है एंड शुद्ध काल्पनिक संख्या भी है। तो 0 ऐसी संख्या है जो शुद्ध वास्तविक भी है और शुद्ध काल्पनिक भी है। ठीक है, तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक अपनी जानकारी है किसके बारे में, समिश्र संख्या के बारे में। अगर उसका रियल पार्ट 0 है, उसका वास्तविक भाग 0 है, तो उसे हम शुद्ध काल्पनिक संख्या बोलेंगे। उसका काल्पनिक भाग 0 है तो उसे शुद्ध वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब बेसिक हमने समिश्र संख्या देख लिया, अब हम इसका बीजगणित देख लेते हैं। बीजगणित में हम सबसे पहले देते हैं कि अगर दो क्या हो जाए, समिश्र संख्याएं समान हो जाए। दो समिश्र संख्याओं के समान होने का क्या मतलब है, सबसे पहले दो समिश्र संख्याएं, तो z1 z2 ले लेते हैं। z1 बराबर x प्लस आइटा y1 और z2 बराबर ले लेते हैं x2 प्लस आइटा y2। समान होने का मतलब क्या है, z1 बराबर z2 है, इसका मतलब x1 प्लस आइटा y1 बराबर x2 प्लस आइटा y2। तो ये समीकरण एक है, लेकिन ये दो चीजें बता रही है। जब भी ऐसा हमें दिख जाए कि दो समिश्र संख्याएं बराबर हैं, दो समिश्र संख्याएं तभी बराबर होंगी जब उनके क्या हो, वास्तविक भाग भी बराबर हो एंड उनके काल्पनिक भाग भी बराबर हो। तो जब भी दो समिश्र संख्याओं को बराबर करना हो, हमें दो चीजें करनी है, उनके दोनों वास्तविक भाग बराबर कर देने दोनों साइड के, और दोनों साइड के काल्पनिक भाग बराबर करने। जैसे वास्तविक भाग, जैसे इसका वास्तविक भाग x1 है और इधर वास्तविक भाग क्या है, x2। तो एक तो आ गया x1 बराबर x2 होना चाहिए, यहाँ पे याद रखना एंड है या नहीं है, यहाँ पे क्या है और है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। काल्पनिक भाग बराबर करेंगे तो y1 बराबर y2 हो जाएगा। तो कोई भी दो समिश्र संख्याएं, उनके बराबर होने के लिए उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
इसके अलावा अगर इक्वलिटी की बात हुई है तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे कभी भी इसमें समिश्र संख्या में इनइक्वलिटी है ना, कभी भी नहीं होती, इनइक्वलिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि Z1 ग्रेटर देन Z2 दिया हो या फिर Z1 लेस देन Z2 दिया हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये चीज परिभाषित ही नहीं है समिश्र संख्या में कि कोई समिश्र संख्या किसी से बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि इनइक्वलिटी इसमें परिभाषित नहीं है। Z1 ग्रेटर देन Z2, Z1 लेस देन Z2 का कोई मतलब नहीं है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। फिर भी अगर कभी क्वेश्चन में दे दे, बाय चांस अगर क्वेश्चन में कभी दे ही दे कि जैसे Z1 क्या है, Z2 से बड़ा है, तो x1 प्लस आइटा y1 क्या है, बड़ा है किससे, x2 प्लस आइटा y2 से। इसने दे दिया, इसका मतलब हमें क्या करना है, ये चीज अपने को परिभाषित करनी है। तो हमें पता है जब तक ये संख्या काल्पनिक रहेंगी तब तक ये समिश्र संख्याएं रहेंगी तब तक ये परिभाषित नहीं हो सकता। लेकिन हमें पता है वास्तविक संख्याओं में इनइक्वलिटी होती है, जैसे 2 बड़ा है 1 से, सही बात है ना, 3 छोटा है 5 से, सही बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं को क्या बनाना पड़ेगा, वास्तविक बनाना पड़ेगा, तभी ये इनइक्वलिटी क्या होगी, वैलिड होगी। तो वास्तविक कैसे बनाएंगे, हम इनके इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। हम इनके इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऐसा है, तो ये तभी होगा जब Z1 Z2 आपकी क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो। वास्तविक संख्या होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके काल्पनिक भाग को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दे कि 2 प्लस a माइनस 5 इंटू आइटा क्या है, बड़ा है किससे, 1 प्लस बी प्लस 2 इंटू आइटा से। हमें पता है समिश्र संख्या में इनइक्वलिटी परिभाषित नहीं है, लेकिन इसने दे रखा है तो हमें क्या इसको परिभाषित करना पड़ेगा। परिभाषित करने के लिए इसको क्या करेंगे, वास्तविक संख्या बनाएंगे। वास्तविक संख्या बनाने के लिए इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसके वास्तविक भाग को काल्पनिक भाग को 0 कर देंगे, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो ऐसे अगर वो जबरदस्ती दे दे कि नहीं ये है, तो हमें क्या करना है, इनके इमेजिनरी भाग को क्या कर देना है, 0 कर देना है। उन्हें क्या बना देना है, उन संख्याओं को वास्तविक बना देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इक्वलिटी। इक्वलिटी में हमने देखा कि इक्वल तभी होंगी दो समिश्र संख्या जब उनके रियल भाग भी बराबर हो और उनके इमेजिनरी भाग भी बराबर हो। और इन इक्वलिटी इसमें परिभाषित नहीं है। इन केस वो जबरदस्ती परिभाषित कर भी दे, बोल देगी है इनइक्वलिटी, तो हमें उन दोनों संख्याओं को काल्पनिक नहीं रखना है, हमें उनको वास्तविक बना देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे कि हमें क्या करना पड़ जाए, कभी भी दो समिश्र संख्याओं का क्या करना पड़ जाए, योग करना पड़ जाए। तो हमारी दो समिश्र संख्याएं वही है, x1 प्लस आइटा y1 और z2 बराबर है x2 प्लस आइटा y2। तो हमें क्या करना है, इनका योग करना है। तो x1 प्लस आइटा y1 तो x2 प्लस आइटा y2। तो ये मैं वास्तविक पार्ट एक तरफ चला जाएगा, इनमें से क्या होगा, आइटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया इसका योग। तो अब देखो, अब रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर क्या आ गया। पहली बात तो दो समिश्र संख्याओं का योग करने पे हमें वापस क्या मिली है, समिश्र संख्या ही मिली है। उस समिश्र संख्या का वास्तविक भाग कितना है, x1 प्लस x2, या फिर हम बोलें कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 का योग है। तो कुल मिला के इनके योग में जो समिश्र संख्या आएगी उसमें दो भाग होंगे, एक वास्तविक भाग होगा। वास्तविक भाग क्या होगा, उन दोनों संख्याओं के वास्तविक भाग के सम के बराबर होगा। इसी प्रकार इसका काल्पनिक भाग भी होगा, जो कि कितना है हमारा y1 प्लस y2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का काल्पनिक भाग और Z2 का काल्पनिक भाग। तो जो दोनों के सम से जो काल्पनिक संख्या आई उसका काल्पनिक भाग क्या होगा, दोनों के काल्पनिक भाग के सम के बराबर होगा। सिंपल है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। जैसे ही हमने योग किया इसी प्रकार हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो क्या होगा, बस जैसे योग किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। वही वास्तविक पार्ट एक तरफ चले जाएंगे और काल्पनिक पार्ट में से आइटा कॉमन आके ये आ जाएगा। तो ये इसका वास्तविक भाग हो जाएगा, ये इसका काल्पनिक भाग। अब योग के बाद हम देखते हैं अगला क्या, हमें क्या करना पड़ जाए, दो समिश्र संख्याओं का गुणा करना पड़ जाए। ठीक है,
तो गुणा करना हो, जैसे Z1 इंटू Z2 करना हो, इसका मतलब x1 प्लस आइटा y1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x2 प्लस आइटा y2 से। तो जो नॉर्मल हम ब्रैकेट के ओपन करते हैं वैसे ही हमें ओपन करना है। सबसे पहले x1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1 x2 प्लस आइटा x1 y2 हो जाएगा। फिर आइटा y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब आइटा का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। एक आइटा पहले से है और एक ही आइटा स्क्वायर बन जाएगा। हमने क्या किया, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि x1 x2 तो हमारा है ही, इसमें से हमारा क्या होगा, आइटा कॉमन आ जाएगा, तो x1 y2 प्लस y1 x2, आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा, वास्तविक भाग एक तरफ रख देंगे और काल्पनिक भाग एक तरफ रख, ये हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। ये जो फाइनल, अब वही बात कि गुणनफल से वास्तविक हमें क्या मिलने, वापस क्या मिलने वाली है, एक समिश्र संख्या ही मिलने वाली है। ये उस समिश्र संख्या का वास्तविक भाग हो जाएगा, ये उस समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें करना पड़ जाए क्या, दो समिश्र संख्याओं का डिवाइड, तो जैसे डिवाइड करना हो तो x1 प्लस आइटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आइटा y2। तो हमें क्या करना है, जो नीचे जो संख्या है ना उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसको कवर करेंगे कि कॉन्जुगेट कैसे निकालना होता है। किसी भी समिश्र संख्या z के कॉन्जुगेट को z बार से दिखाते हैं, और कुछ नहीं करना होता, उसमें आइटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस आइटा से। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आइटा की जगह माइनस आइटा रखेंगे, तो x2 माइनस आइटा y2 क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे ही ऐसा करेंगे, नीचे वाला पूरा भाग है ना मल्टीप्लाई करके देखना आप, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइटा y2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आइटा स्क्वायर आएगा, वो माइनस देगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन के x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, x1 प्लस आइटा y1 इंटू x2 माइनस आइटा y2। अब वापिस ये किसका क्वेश्चन हो गया, गुणा का क्वेश्चन हो गया। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी दो समिश्र संख्याओं का हम डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे हर में जो संख्या है उसका हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि हर में कोई भी आइटा ना रहे। जैसे ही ऐसा करेंगे हर में आइटा हट जाएगा, ऊपर फिर दो समिश्र संख्याओं का हम गुणा करके उसको हल कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक अलजेब्रा हो गया। हमने क्या देखा, दो समिश्र संख्याएं बराबर होने का क्या मतलब है, उनके रियल पार्ट बराबर होने चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होने चाहिए। इक्वलिटी अनइक्वलिटी का हमने देखा कि इसमें परिभाषित है नहीं। समिश्र संख्याओं का योग और प्लस माइनस नॉर्मली हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। वास्तविक भाग में जुड़ जाएगा, काल्पनिक भाग में, है ना। इसी प्रकार हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही करना है। दो संख्याओं का अगर डिवाइड करने हैं तो हर का क्या निकालना है, हमने कॉन्जुगेट निकालना है, श्योंगमी निकालना है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में ये एक तो कई बार यूज कर लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम में दो चीजें ध्यान रखनी है कि गुणात्मक प्रतिलोम अपने आप में क्या होगा, खुद एक क्या होगी, एक समिश्र संख्या ही होगी। दूसरी चीज ऐसी समिश्र संख्या होगी जिसको हमने अगर z से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है किसी भी समिश्र संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। जिस समिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है वो समिश्र संख्या उस दी गई समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे z1 कोई समिश्र संख्या है, उससे अगर उसको z2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर 1 आ गया तो z2 क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। किसका होगा, z1 का होगा। तो किसी भी समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे मान लो z1 z2 बराबर 1 है, z2 बराबर क्या आ जाएगा, ये z1 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो किसी भी समिश्र संख्या z का 1/z क्या कहलाता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्यों, क्योंकि z को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/z से तो z से z कैंसिल होकर आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो 1/z किसी भी समिश्र संख्या का क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। 1/z को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, z के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था डिवाइड वाले से। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, z बार आ जाएगा, नीचे z इंटू z बार आ जाएगा। ठीक है। कॉन्जुगेट निकालना अभी हम सीखेंगे। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम चलते हैं संख्याओं के बीजगणित के बाद हम देखते हैं संयुग्मी। संयुग्मी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी समिश्र संख्या z है उसके संयुग्मी को सबसे पहले हम कैसे दर्शाएंगे, z बार से दर्शाएंगे। संयुग्मी का क्या मतलब है कि दी गई समिश्र संख्या z में उसके जो काल्पनिक भाग है ना, काल्पनिक भाग का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट, यानी जो आइटा के साथ है, काल्पनिक भाग का क्या कर देंगे, हम चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलने पर प्राप्त समिश्र संख्या z का संयुग्मी कहलाता है, z का संयुग्मी कहलाता है। कुल मिला के हम क्या करना है, समिश्र संख्या के अगर उसमें प्लस आइटा वाई है तो उसको माइनस आइटा वाई बना देंगे, माइनस आइटा वाई है तो प्लस आइटा वाई बना देंगे, बस इतना ही करना है। यानी आइटा की जगह माइनस आइटा शिफ्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। जैसे z बराबर अगर हमारा होता है x प्लस आइटा वाई तो z बराबर क्या हो जाता है, x माइनस आइटा वाई हो जाता। इसी प्रकार अगर z बराबर x माइनस a माइनस आइटा बी होता तो z बराबर क्या हो जाता है, a प्लस आइटा बी हो जाता है। यानी प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। सेम चीज़ अगर ये डिवाइड में होती तो भी हम कर देते। हमें क्या करना है, z बार के लिए क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, तो ये डिवाइड में तो वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करने पे हमें उसका क्या मिल जाएगा, संयुग्मी मिल जाएगा। अब ये तो बेसिक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि संयुग्मी के गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन में हमेशा प्रॉपर्टीज काम आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी निकाला, अगर उसका दोबारा संयुग्मी ले लिया तो वापस क्या आ जाएगी, समिश्र संख्या आ जाएगी। यानी z का अगर संयुग्मी कौन है, z बार है, तो z बार का संयुग्मी कौन होगा, z होगा। ठीक है, जैसे z बराबर होता है a प्लस आइटा बी, z बार बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस आइटा बी आ जाएगा। हमें क्या करना है, z बार का वापस बार निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, आइटा माइनस को चेंज कर देंगे, तो माइनस को वापस कर देंगे a प्लस आइटा बी, तो क्या हुआ, वापस z आ गया, है ना। तो कभी भी z का संयुग्मी निकालेंगे तो वापस समिश्र संख्या आ जाएगी। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, जैसे हमारे पास z अगर समिश्र संख्या a प्लस आइटा बी है और z बराबर बार क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस आइटा बी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस आइटा बी प्लस a माइनस आइटा बी कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया, 2a, जो कि क्या है, 2 इंटू वास्तविक भाग किसका, z का। इसी प्रकार अगर इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या हुआ, a प्लस आइटा बी माइनस a प्लस आइटा बी, तो a से हमारा इस बार कैंसिल हो गया, 2 आइटा बी बन गया। यानी ये हमारा क्या बन गया, 2 आइटा, और b क्या है, वास्तविक भाग है किसका, काल्पनिक भाग है किसका, z का। तो z प्लस जेड आइटा हमें एक वास्तविक संख्या देगा, z माइनस जेड बार हमें क्या देगा, काल्पनिक संख्या देगा। इसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर एक से ज़्यादा समिश्र संख्याएं क्या हो, एक दूसरे के प्लस में या माइनस में हो, उसका अगर पूरे का संयुग्मी पूछ ले तो हमें कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा साइनों में, बस हम क्या करेंगे, ये बार हम तीनों को दे देंगे, ये संयुग्मी वाला बार है ना, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सेम चीज़ अगर एक से ज़्यादा समिश्र संख्याएं क्या हो, गुणनफल में हो, तो सेम चीज़ उसमें अप्लाई हो जाएगी। तीनों समिश्र संख्याओं को एज इट इज लिखना है और तीनों को हमें बार दे देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगर दो समिश्र संख्याएं डिवाइड में हो तो सेम उन दोनों को क्या कर देना है, बार डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कुल मिला के एक से ज़्यादा समिश्र संख्याएं प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो या भाग में हो, तो हमें क्या करना है, जो बार है हमारा उन दोनों में, उन सब में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित कर देना है, सबको दे देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप पहले Z1 Z2 Z3 का मल्टीप्लिकेशन निकालो और उसके बार बार निकालो, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कभी दे दे कि z की पावर n है, उसका बार निकालो, तो जरूर हमें कतई ज़रूरी नहीं है कि पहले z की पावर n निकालें, हम पहले z की पावर बार भी निकाल सकते हैं और उसका पावर n भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक से ज़्यादा समिश्र संख्याएं मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, प्लस माइनस में हो, तो क्या करना है, सबको अलग अलग बार दे देना है। ये पावर में अगर n है उसका बार है तो ये पावर बार आ सकती है। ठीक है।
इसी प्रकार अगर हमें दे दे कभी कि z बराबर क्या दे दिया जाए, z बार, मान लो दे दिया जाए कि z बराबर z बार दिया है, इसका मतलब a प्लस आइटा b बराबर क्या आ गया, a माइनस आइटा b आ गया। यहाँ से क्या होगा, a से तो कैंसिल हो गया, आइटा b इधर आएगा, क्या बन गया 2 आइटा b बराबर 0 आ गया। हमें पता है 2 आइटा तो 0 हो नहीं सकता, यहाँ से क्या आ गया b बराबर 0। b बराबर 0 आते ही हमारी समिश्र संख्या क्या बची, z बराबर a। इसका मतलब z हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर z बराबर z बार है तो इसका मतलब हमारी z क्या है, वास्तविक संख्या है, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, 0 है। तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा, हमें क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि z या तो वास्तविक संख्या है या फिर उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0 है। जब भी हमें कोई समिश्र संख्या z दे दे कि वास्तविक संख्या है तो हमें क्या करना है, z बराबर z बार कर देना है। हमें ये याद नहीं रखना है कि z बराबर z है तो वो वास्तविक संख्या होगी, हमें ये याद रखना है कि कोई संख्या अगर वास्तविक संख्या कोई समिश्र संख्या अगर वास्तविक संख्या है तो उसका z बराबर z बार होगा, उस समिश्र संख्या के बराबर उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए z बराबर माइनस z बार तो हमारा क्या होगा, अगले पेज पे ले लेते हैं। z बराबर हमें दे दिया जाए माइनस z बार, इसका मतलब a प्लस आइटा b बराबर z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b हो जाएगा, बार माइनस लगा दिया। यहाँ से क्या होगा, a प्लस आइटा b तो है, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस a प्लस आइटा b कैंसिल हो गया, 2a बराबर 0 यानी a बराबर 0। जैसे a बराबर 0 आया इसका मतलब हमारी समिश्र संख्या है z बराबर आइटा b, जो कि क्या है, एक है, ये तो हमारी काल्पनिक संख्या है ना, या फिर हम बोलें क्या है, इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन में अगर बोल दे कि z एक क्या है, प्योरली इमेजिनरी प्योरली काल्पनिक संख्या है, तो हमें क्या करना है, z बराबर माइनस z बार कर देना है या फिर z प्लस z बार बराबर 0 कर देना है। जो हमारे क्वेश्चन में आसान लगे वो हम कर देंगे। ये दोनों चीजें याद रखनी है, z बराबर माइनस z बार और z प्लस z बार बराबर 0, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि z प्लस z बार बराबर 0 है तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं कि कभी भी, ओके, इसके अलावा चलो हाँ ये हो गया, वो मापांक में देखेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं निरपेक्ष मान। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने बेसिक हमारी समिश्र संख्याएं देख ली। समिश्र संख्या के दो पार्ट होते हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका अलजेब्रा देख लिया, है ना। अलजेब्रा के बाद में हमने देखा था कि डिवाइड में हमें क्या चाहिए, संयुग्मी चाहिए, तो हमने संयुग्मी भी देख लिया, किसी भी दी गई समिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे निकालना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने संयुग्मी पे क्या देखी, प्रॉपर्टीज देखी, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं कि एक से ज़्यादा समिश्र संख्याएं मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दी गई हो तो हमें उनका संयुग्मी निकालना हो तो कैसे निकालना है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या z बराबर z बार है तो वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है। इसी प्रकार z प्लस z बार बराबर 0 का भी हमने मतलब देख लिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, किसी भी समिश्र संख्या का निरपेक्ष मान निकालना, इसे हम मापांक भी बोलते हैं। सबसे पहले किसी भी समिश्र संख्या के मापांक को कैसे दर्शाएंगे, दो डंडों के बीच में z दिखा देंगे, इसे हम मोड ऑफ z भी बोलेंगे या फिर मापांक ऑफ z भी बोलेंगे। तो इसमें क्या करना है, मापांक ऑफ z क्या होगा, एक वर्गमूल होगा किसका, दो संख्याओं के वर्गों के योग का। एक तो वह संख्या होगी रियल पार्ट ऑफ z और दूसरी होगी क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका मतलब दी गई समिश्र संख्या के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्गों के योग के वर्गमूल को हम क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। जैसे z बराबर x प्लस आइटा y होता तो हमें पता है इसका वास्तविक भाग x है और इसका काल्पनिक भाग क्या है, हमारा y है। तो मापांक z की बात आई तो रूट में हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा मापांक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि z1 ग्रेटर देन z2 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन मापांक ऑफ z1 ग्रेटर देन मापांक ऑफ z2 हो सकता है। यहाँ से हमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि मापांक ऑफ z पहली बात क्या होगा, धनात्मक होगा। वर्गमूल भी हमें कौन सा लेना है, धनात्मक वाला, क्योंकि जैसे मान लो
रूट 4 है तो इसके दो आंसर होते हैं, प्लस माइनस 2, लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ धनात्मक वाला लेना है। तो पहली बात तो मापांक क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। और दूसरी चीज क्या होगा, एक वास्तविक संख्या आएगी, इसमें कोई काल्पनिक पार्ट नहीं होगा। जैसे z बराबर होता है हमारा 2 + 3 आइटा, तो मापांक क्या आ जाता है, रूट में 4 + 9 बराबर रूट 13। तो यहाँ पे मापांक में दो चीजें ध्यान रखनी है कि दोनों संख्याओं के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्गों का योग करना है और उसका पॉजिटिव वाला वर्गमूल लेना है। तो इसका मतलब हमारी मापांक एक धनात्मक संख्या होगी, और कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। इसका मतलब हमारी जो मापांक है वो धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। आगे चल के हम देखेंगे, हम आर्गेंट तल भी पढ़ेंगे जिसमें हम इसको समिश्र संख्याओं को दर्शाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि मापांक ऑफ z का क्या मतलब होता है जियोमेट्रिकली। ठीक है, अब मैं अगला हम क्या देख रहे थे कि हमने देखा था कि समिश्र संख्याओं में ग्रेटर देन और लेस देन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मापांक क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो मापांक में ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसका ग्रेटर देन लेस देन का कोई मतलब होता नहीं है, ये इसका यहाँ पे मतलब होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्याओं में हम तुलना कर सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मापांक। मापांक में हमें क्या ध्यान रखना है, मोड ऑफ जेड से दिखाएंगे, और रूट में क्या आ जाएगा हमारा x² + y² आ जाएगा। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पॉजिटिव संख्या होगी और कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। और मापांक में हमारा क्या है, इनइक्वलिटी परिभाषित है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं इसके किस पे, गुणधर्म पे। ठीक है, जब भी हमें दे दिया जाए मापांक ऑफ z बराबर 0, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी 0 है। क्यों, क्योंकि मापांक ऑफ z में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करते हैं और इसके काल्पनिक भाग का स्क्वायर करते हैं। दो संख्याओं का वर्ग करते ही ये क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, ये भी एक पॉजिटिव संख्या है। तो दो धनात्मक संख्याओं का योग क्या रहा है, 0। दो धनात्मक संख्याओं का योग तभी 0 आ सकता है जब ये दोनों क्या हो, 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर भी 0 हो और रियल पार्ट ऑफ z भी 0। इसका मतलब अगर मापांक 0 है तो हमारी समिश्र संख्या क्या है, 0 + 0 आइटा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि z बराबर अगर a + आइटा भी है तो हमारा z बार क्या था, आइटा की जगह माइनस आइटा रख देते थे, तो z का मापांक क्या आ जाएगा, √√ वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो z बार भी, z का अगर हमने बार का मापांक निकाला तो क्या होगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर तो a² हो जाएगा, प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर तो -b का स्क्वायर आ जाएगा। या फिर हम इसको बोलें a² प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, ये +b² हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, दोनों का मापांक क्या आता है, हमेशा बराबर आता है। इसका मतलब मापांक ऑफ z बराबर होता है किसके, z बार के मापांक के बराबर होता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे समिश्र संख्या में देख रहे थे कि कोई भी समिश्र संख्या अगर डिवाइड में है तो हम क्या कर रहे थे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हम एक बार z बार करके देखते हैं। तो z हमारा क्या था, z हमारा था जैसे a + आइटा b, z बार हमारा क्या था, a - आइटा b। ओपन कर देते हैं, a से अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट, इस a से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, a² - आइटा ab। अब आइटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आइटा ab और माइनस आइटा² b²। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये हमारा a² आ गया, यहाँ से आइटा स्क्वायर -1 देगा, 1 माइनस बाहर है प्लस बन जाएगा, क्या बन गया, +b²। क्या हम मापांक z का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते इसे, क्यों, क्योंकि मापांक ऑफ z क्या था हमारा, √a² + b²। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि किसी भी समिश्र संख्या को उसके चुंगमी से मल्टीप्लाई करने पर उसके मापांक का होल स्क्वायर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम एक नई चीज निकालना सीखते हैं, क्या, z का इनवर्स या फिर z का गुणात्मक प्रतिलोम। हमने क्या देखा था, किसी भी समिश्र संख्या z का उसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ा था, क्या होता है, 1/z। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, z बार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ z² डिवाइडेड बाई z। मापांक ऑफ z² को क्या ले जाते हैं, z बार के डिवाइड में ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, 1/z। ये क्या आ गया,
किसी भी समिश्र संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि क्या होगा, z बार बटा मापांक ऑफ z का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अगर हमें z नहीं दिया हो, मापांक z बार दिया हो, तो भी हम इसका संयुग्मी गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, z डॉट z बार बराबर मापांक ऑफ z का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रॉपर्टी हमने कुछ प्रॉपर्टी किस में देखी थी थोड़ी देर पहले, उसमें संयुग्मी में देखी थी। हमने क्या देखा था कि एक से ज़्यादा समिश्र संख्याएं प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो उसमें डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार मापांक भी है, लेकिन ये प्लस एंड माइनस के केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे मापांक z1 प्लस z2 है, ये बराबर नहीं होता किसके, मापांक z1 प्लस मापांक z2 के। लेकिन मापांक z1 अगर मल्टीप्लाई में है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी प्रकार अगर डिवाइड में है तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मापांक के केस में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ही मापांक क्या होगा, अपना डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लस और माइनस के केस में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा कुछ हम एक दो रिजल्ट और निकाल के देखते हैं। ठीक है, अभी हमने एक देखा था कि z बार बराबर क्या होता है, मापांक z का होल स्क्वायर। तो जब भी हमें मापांक z का होल स्क्वायर निकालना हो, हम क्या कर देंगे, z डॉट z बार कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, एक दो रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, दो समिश्र संख्याओं का हमने अभी देखा था, हमने क्या देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसके अलावा हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम एक तरीका ये है कि हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अब हमें पता है मापांक z का स्क्वायर क्या होगा, अंदर वाली समिश्र संख्या खुद इनटू उसका संयुग्मी, तो z1 प्लस z2 का संयुग्मी। क्या हम इसको इस प्रॉपर्टी से मापांक z1 प्लस z2 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा, वो समिश्र संख्या खुद इनटू उसका संयुग्मी। अब यहाँ पे संयुग्मी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, z1 प्लस z2 तो आई, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो z1 बार हो जाएगा, z1 इंटू z2 बार हो जाएगा, फिर z2 मल्टीप्लाई होगा तो z2 इंटू z1 बार हो जाएगा, इंटू z2 बार हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ये वाली प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी, किसी भी समिश्र संख्या का उसके किससे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, उसके मापांक का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एज इट इज रहेगा। और ये फिर वही किसी भी समिश्र संख्या को उसके मापांक से मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी संयुग्मी से मल्टीप्लाई करने पर उसके मापांक का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 z2 का बार है प्लस z2 z1 का बार है। क्या हम z2 z1 बार को z1 z2 बार का बार लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, z1 पे बार आएगा और z2 बार पे वापस बार आएगा। तो z1 z2 पे दो बार बार आती, वापस z2 आ जाएगा, तो यही आ गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार का बार। अगर इसको हम एक तीसरी समिश्र संख्या मान ली, इसको z3, तो ये क्या है, z3 का बार। तो z3 प्लस z3 का बार हमने पहले ही पढ़ा था कि z प्लस z बार बराबर क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पीछे वाला प्रॉपर्टी भी हमारी काफ़ी रिवीजन हो चुकी है। हमने क्या किया, z2 z1 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं z1 z2 बार के बराबर। तो हमें क्या मिला, एक समिश्र संख्या प्लस उसका संयुग्मी। तो दो से एक समिश्र संख्या का उसके संयुग्मी के साथ अगर एडिशन करेंगे तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ उससे समिश्र संख्या जिसका हम कर रहे हैं वो मिलेगी। तो फाइनली हमारा मापांक ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, z1 का स्क्वायर प्लस मापांक z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें माइनस करना होता तो माइनस के प्लस की जगह माइनस आ जाता, यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे क्या होता, माइनस आ जाता, और कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ रिजल्ट देख लिए। इसके बाद हमें एक दो चीज और याद रखनी है कि मापांक दो समिश्र संख्याओं का मापांक है वो उनके अलग अलग मापांकों के योग से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और दो समिश्र संख्याओं का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के अंतर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे हमने बाहर मोड क्यों लिया, क्योंकि अंतर हो सकता है नेगेटिव हो, तो हमें नेगेटिव नहीं लेना, हमें पॉजिटिव लेना है।
तो हमें क्या याद रखना है, दो समिश्र संख्याओं का मापांक है ना, दो समिश्र संख्याओं के योग का मापांक, दो समिश्र संख्याओं का योग का मापांक उनके इंडिविजुअल मापांक के डिफरेंस से बड़ा होता है, अंतर से, और उनके योग से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, मापांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेड के मापांक को कैसे दर्शाएंगे, मोड जेड से दर्शाएंगे। कुछ नई चीजें हमने गुणधर्म में देखे, जेड डॉट जेड बार क्या होगा, मापांक ऑफ जेड का स्क्वायर होगा, है ना। उसके अलावा जेड का मापांक और उसके संयुग्मी का मापांक बराबर होता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा, दो केस में ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस और माइनस के केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, इसी प्रकार माइनस का आ जाएगा। तो ये था मापांक। अब लेते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है क्या, आर्गेंट आरेख या फिर आर्गेंट तल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ऐसा तल होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दी गई समिश्र संख्या को एक बिंदु के रूप में हम दर्शा सकते हैं। जैसे हम ज्यामिति में काटे, कोई भी पॉइंट होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2,3, तो हमारा एक आरेख होता है ना, कार्तिकीय आरेख होता है, जिसमें ये एक्स एक्स होती है, ये वाई एक्स होती है। इसमें हम इसको दर्शा सकते हैं। 2 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सेस पे 2 पॉइंट चलना है, और 3 का मतलब हो गया वाई एक्सेस पे 3 पॉइंट चलना है, और जो पॉइंट मिले वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार जिस तल में हम समिश्र संख्याओं को दर्शाएंगे उसे हम आर्गेंट आरेख बोलेंगे, आर्गेंट तल बोलेंगे। ठीक है, एक बिंदु के रूप में हम दर्शा सकते हैं, और इसे हम, क्योंकि हम इसमें समिश्र संख्याएं दर्शा रहे हैं, इसलिए हम इसे समिश्र तल भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, आर्गेंट तल एक तल है जिसमें एक क्या है, एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस पे है। सभी समिश्र संख्याएं जो a प्लस 0 आइटा की फॉर्म में होंगी वो किस पे दर्शाई जाएंगी, एक्स एक्सेस पे दर्शाएंगी, और जो 0 प्लस b आइटा के रूप में होंगी वो सारी किस पे आएंगी, वाई एक्सेस पे आएंगी। तो सारी a प्लस आइटा वाली 0 आइटा वाली एक्सेस पे a पॉजिटिव है तो इधर आ जाएंगी, a नेगेटिव है तो इधर आ जाएंगी। इसी प्रकार 0 प्लस b आइटा वाली y एक्सेस पे b पॉजिटिव है तो इधर आ जाएंगी, नेगेटिव है तो इसके एक्सेस के नीचे आ जाएंगी। ठीक है, जैसा हम इसमें दर्शाते हैं वैसे ही दर्शाने। ठीक है, इसमें देखो x एक्सेस पे क्या आ रही है, z बराबर a प्लस 0 आइटा वाली। अब इसमें क्या है, काल्पनिक भाग 0 है ना, तो इसीलिए इस पे, इसका मतलब एक्स एक्स पे सारी क्या आ रही है, वास्तविक संख्याएं आ रही हैं। क्यों, क्योंकि इनका काल्पनिक भाग 0 है, इसलिए हम एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, वास्तविक अक्ष भी बोला जाता है। इसी प्रकार जेड बराबर 0 प्लस बी वाईटा वाली कहाँ आ रही है, वाई एक्सेस पे आ रही है, तो ये सारी क्या है, काल्पनिक संख्याएं, इसीलिए हम एक्स वाई एक्सेस को क्या बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष भी बोलते हैं। तो ये हमारा आर्गेंट तल हो गया, जिसमें हम कोई भी दी गई समिश्र संख्या हो a प्लस आइटा b, उसको कोई भी बिंदु a कोमा b से दर्शा सकते हैं। ये वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे नॉर्मल पॉइंट की तरह काम करता है। a आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्स से लंबवत दूरी हो जाएगी, और b हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सेस से लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दर्शाना। तो जैसे मान लो a प्लस आइटा b रखना हो, कोई बिंदु z बराबर a प्लस आइटा बी हो, और a भी 0 से बड़ा और b भी 0 से बड़ा, तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा a कोमा b। ठीक है, p बिंदु से हम दर्शा सकते हैं, जहाँ पे इसकी क्या होगी, y एक्सेस से लंबवत दूरी, x एक्सेस से लंबवत दूरी b, और y एक्सेस से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इसी प्रकार अगर a अपना नेगेटिव होता, a नेगेटिव होता तो क्या होता, हम एक्सेस में नेगेटिव की तरफ चले जाते, और बी पॉजिटिव होता तो हमारा पॉइंट दूसरे चतुर्थांश में आ जाता। इसी प्रकार अगर दोनों नेगेटिव होते तो हम तीसरे चतुर्थांश में चले जाते। इसी प्रकार ए पॉजिटिव होता, बी नेगेटिव होता, तो वाई नेगेटिव हो गया तो हम चतुर्थांश में चले जाते। तो ये नॉर्मल वैसे ही है जैसे हम दिखाते। अब यहाँ पे हमने जो पीछे पढ़ा था वो एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये हमारा मूल बिंदु है ना, तो इसको अगर हम P बिंदु से मिला दें तो ये हमारा एक OP वेक्टर हो जाएगा, ये हम सदिश हो जाएगा। तो इसका मतलब Z को हम Z को बिंदु P से भी दर्शा सकते हैं, और हम इसको OP वेक्टर से भी दर्शा सकते हैं। अगर OP वेक्टर से दिखाया तो वेक्टर दिखाते ही इसके पास क्या आ गया, एक ये दूरी होगी, इस दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, मापांक Z। जो हम मापांक Z निकाल रहे थे, अब ये क्या हो गई, Z की
मूल बिंदु से दूरी होगी। इसी प्रकार इसका क्या होगा, एक्स एक्स से धनात्मक दिशा से एक एंगल होगा। इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इस समिश्र संख्या का कोणांक बोलेंगे। तो किसी भी समिश्र संख्या के पास क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक उसका मापांक ऑफ जेड जो कि क्या होती है, आपकी मूल बिंदु से दूरी होती है, और एक उसके पास क्या होता है, थीटा होता है, जो कि क्या होता है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण होता है। तो कुल मिला के अभी हमने देखा कि मापांक जेड का जियोमेट्रिकली क्या मतलब है, कि उस समिश्र संख्या के करस्पॉन्डिंग जो बिंदु होगा, उस बिंदु की मूल बिंदु से क्या है, दूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कुछ और चीजें आरेख से ही संबंधित। अब अगर हमें दे दिया जाए, जैसे मान लो हमारा क्या था, जैसे z बराबर ले लेते हैं क्या, a प्लस आइटा बी, और हम मान के चल रहे हैं a और b क्या है, धनात्मक है। तो a और b धनात्मक है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा, है ना। और इसकी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a कोमा b, ये दूरी b हो जाएगी, और ये दूरी a हो जाएगी। इसे हम z लिख दें। अब हम अगर z बार निकालते हैं, z बराबर क्या, बार क्या होगा, शुंगमी, आइटा की जगह माइनस आइटा, तो a माइनस आइटा b। तो a हमारा क्या है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो हम कौन से चतुर्थांश में चले जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में चले जाएंगे। और इसकी क्या होगी, दूरी सेम ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ साइन बदला है, दूरी तो बदली नहीं है। तो ये अगर z है तो ये क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं z बार क्या होता है, z का एक्स एक्स में प्रतिबिंब होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जेड बार बराबर क्या आएगा, ए माइनस आइटा भी आएगा। ए भी हम ऑलरेडी पॉजिटिव ले चुके हैं, लेकिन बार लगने के कारण अब आइटा इसका क्या होगा, काल्पनिक भाग नेगेटिव हो गया, तो हम क्या होंगे, ऋणात्मक वाई दिशा की डायरेक्शन में चले जाएंगे, और वाई हमारा पॉजिटिव है, तो हम चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर हमें कभी माइनस जेड निकालना पड़ जाए, तो क्या होगा, माइनस इंटू ए प्लस आइटा बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस आइटा बी। तो हम देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया। दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ होते हैं हमारे, ये दोनों नेगेटिव होते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। इसी प्रकार जेड बार का नेगेटिव निकालेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, है ना। तो क्या हो गया, जो इसका ऋणात्मक होता है ये क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है, और जो इसका बार है वो एक्स एक्स के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब होता है। ये हमने ज्योमेट्रिकली प्रेजेंटेशन देखा कि जेड का क्या मतलब है, जेड बार का क्या मतलब है। अब हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है, निकाल के देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं दो समिश्र संख्या, z1 बराबर x1 प्लस आइटा y1, z2 ले लेते हैं x2 प्लस आइटा y। हम एक क्या करते हैं, z1 माइनस z2 निकालते हैं। तो ये तो हमने पहले ही सीख लिया, क्या हो जाएगा, x1 माइनस आई और x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2। अगर हम इसका क्या निकाल लें, मापांक, तो मापांक क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर हो जाएगा प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये किसका फॉर्मूला है, कि एक बिंदु है क्या, x1 y1, और दूसरा क्या बिंदु x2 y2। तो ये हमारा क्या है, z1 है, और ये z2 है। तो ये हमें पता है क्या दे रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रहा है, ये दूरी दे रहा है। तो यहाँ से हमें एक नई चीज सीखने को मिली कि किन्हीं भी दो समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, मोड ऑफ z1 माइनस z2 से। चाहे आप मोड ऑफ z2 माइनस z1 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, समिश्र संख्याओं के बीच की हम दूरी भी निकाल सकते हैं आर्गेंट तल में। किसी भी समिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी तो उसका स्वयं का मापांक होता है, और किसी बिंदु की z1 की अगर z2 से मूल बिंदु z2 से दूरी चाहिए, तो z1 माइनस z2 का मापांक क्या होगा, इनके बीच की दूरी दर्शाएगा। तो ये हमारा हो गया आर्गेंट तल, जिसमें हमने क्या देखा कि एक तल होता है जिसमें दो एक्स एक्स होती हैं, सारी का वास्तविक संख्याएं एक्स एक्स पे आएंगी, सारी काल्पनिक संख्याएं वाई पे आएंगी, और हम किसी भी समिश्र संख्या को बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं। और अगर उसको हमने मूल बिंदु से मिला दिया, तो ये जो दूरी होगी ये उस समिश्र संख्या का मापांक दर्शाएगी। उसके अलावा हमने देखा कि किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, उसका एक्स एक्स में प्रतिबिंब होता है ना। उसके अलावा हमने क्या देखा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, मोड z1 माइनस z2 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
आर्गेंट तल। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है क्या, कोणांक निकालना। ठीक है कोणांक को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। थोड़ा सा तो मैंने आपको हिंट दे दिया था, कोई भी समिश्र संख्या है वो उसको आर्गेंट तल में अगर पी बिंदु से दर्शा रखा है तो उसको मूल बिंदु से मिलाएंगे तो उस मिलाई गई रेखा का धनात्मक एक्स अक्ष से बनाया गया एंगल क्या होता है, थीटा है। तो ये थीटा क्या कहलाता है, उसका कोणांक कहलाता है। कोई भी समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आइटा वाई है तो उसके कोणांक को दर्शाएंगे कैसे, ये ए आर जी है ना, यहाँ से ए आर जी उठा ले लेते हैं और ब्रैकेट में जिस समिश्र संख्या का है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं इसको, ए आर जी ब्रैकेट में वो समिश्र संख्या और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कोणांक। तो कोणांक क्या हो गया, समिश्र संख्या को अगर तल में P बिंदु से दर्शाया गया है तो उसका क्या होगा, मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा एक ओपी वेक्टर आ जाएगी, उस ओपी सदिश का एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से जो एंगल होगा थीटा वही क्या कहलाता है, हमारा कोणांक कहलाता है। अब यहाँ पे पता है हमें, ये अगर बिंदु P है x, y तो हमें पता है ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमारी y है और ये दूरी x है और ये एंगल थीटा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होता है हमारा लाल बटा कक्का, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब क्या आ गई, y, आधार क्या आ गया x। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y बाई, जहाँ पे y हमारा क्या है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, टेन इनवर्स y हमारा क्या है, दी गई समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है और x हमारा क्या है, वास्तविक भाग है। तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। आगे चल के हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या लेना होता है, यहाँ पे मापांक लेना होता है। क्यों, अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे अगर ये समिश्र संख्या यहाँ पे होती तो टेन इनवर्स y बाई एक्स है ना, वो इस बार ये एंगल नहीं देगा। कौन सा एंगल देगा, ये एंगल देगा। जबकि हमारा कोणांक तो क्या है, पॉजिटिव दिशा के साथ बनाया गया एंगल। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे टेन इनवर्स और मोड y बटा एक्स हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो दी गई समिश्र संख्या है वो कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, मान लो ये थीटा आया तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो हम थीटा का थीटा ही लेंगे, दूसरे चतुर्थांश में है तो पाई माइनस थीटा लेंगे, तीसरे में तो इस पाई माइनस थीटा पूरे का माइनस ले लेंगे, चौथे में है तो थीटा का माइनस ले लेंगे। ये हमें याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। स्टेप वन क्या है, आप कुछ मत करो, टेन इनवर्स मोड वाई बटा एक्स ले लो। मोड का मतलब हो गया हम साइन नहीं ले रहे, वास्तविक काल्पनिक भाग का सिर्फ क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट ले रहे हैं। यहां से जो थीटा आया, फिर हम स्टेप टू में देखेंगे क्या कि चतुर्थांश कौन सा है। ठीक है, अगर प्रथम फर्स्ट चतुर्थांश है तो थीटा को थीटा ही ले लो, सेकंड चतुर्थांश है तो पाई माइनस थीटा ले लो, थर्ड है तो सेकंड वाले का माइनस कर दो, फोर्थ है तो फर्स्ट वाले का माइनस कर दो। यहाँ से हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, जो कोणांक के जो मुख्य मान है ना वो हमारे रहने वाले हैं पाई माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो क्या होगा, समिश्र यहाँ पे है तो क्या एंगल है थीटा, अगर यहाँ पे हुई तो ये एंगल क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ अगर यहाँ आएगा तो पूरा पाई आ जाएगा, जैसे ही इधर आएगा हम क्या करेंगे, इधर से मेजर करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इधर वाला आने लग जाएगा। तो हमें क्या रखना है, मुख्य कोणांक के मान माइनस पाई से पाई के बीच में लेना है, ये भी हमें याद रखना है। और कैसे रखेंगे, इससे रखेंगे। तो ये स्टेप हमें याद होने चाहिए। दो ही स्टेप हैं, सबसे पहले मॉड लेके उसका थीटा निकाल लो, तो थीटा आ गया। उसके बाद चतुर्थांश देख लो, चतुर्थांश के हिसाब से हम बता सकते हैं कि फाइनली उसका कोणांक क्या होगा। जैसे z बराबर होता मान लो 1 प्लस आइटा, z1 ले लेते हैं, और z2 हम ले लेते हैं 1 माइनस आइटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले थीटा टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4। इसी प्रकार यहाँ पे भी कि हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेना है, क्या आ गया, पाई बाई 4। हम देखेंगे चतुर्थांश कौन सा है, 1 प्लस आइटा हमें पता है कहाँ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। 1 माइनस आइटा हमें पता है कौन से में जाएगा,
चौथे चतुर्थांश में। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 तो क्या हो जाएगा आपका थीटा ही हो जाएगा बराबर पाई/4। लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ बैठा है आपका चौथे चतुर्थांश में, तो माइनस थीटा। तो ये क्या होगा माइनस का पाई/4 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिना साइन के हमें थीटा लेना है, फिर चतुर्थांश लेना है और उसके हिसाब से हम बता देंगे कि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा। अब हम कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं कि अगर हमें दी गई हो z बराबर x प्लस 0 आइटा, यानी x एक्सेस पे जो वास्तविक संख्याएं वो सारी, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 0 बटा हमारा क्या होगा tan इनवर्स 0/x बराबर 0। तो थीटा तो 0 आ गया। अब x पे डिपेंड करता है, x अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारी समिश्र संख्या यहाँ कहीं आएगी, x हुआ नेगेटिव तो यहाँ आएगी। यहाँ आएगी तो एंगल क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अगर यहाँ आई तो हम एंगल या तो बोल देंगे पाई है या हम बोल देंगे माइनस पाई है। तो हमारा z बराबर अगर x प्लस 0 आइटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आने वाला है पाई या फिर माइनस पाई या फिर 0, है ना। दो चीजें हो गई। अब 0 कब आएगा जब आपका x पॉजिटिव है, और माइनस पाई या पाई कब आएगा जब आपका x ऋणात्मक है। इसी प्रकार x बराबर होता है अगर 0 प्लस आइटा y। इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ है y एक्सेस पे है, तो y एक्सेस के ऊपर हुआ तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। y एक्सेस पे अगर नीचे की साइड हुआ तो एंगल इधर से मेजर करेंगे तो माइनस पाई/2 हो जाएगा। तो z बराबर 0 प्लस आइटा y के केस में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई/2 कब, जब y आपका पॉजिटिव है, माइनस पाई/2 हो जाएगा जब आपका y नेगेटिव है। यहीं पे हम एक चीज और देख लेते हैं कि अगर z बराबर दे दिया जाए 0 प्लस 0 आइटा तो थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स 0/0, जो कि डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब 0 प्लस 0 आइटा का आर्ग्यूमेंट कभी भी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या आपका मूल बिंदु है, तो ये ना तो प्रथम चतुर्थांश में, ना ही दूसरे में, ना ही तीसरे में, ना ही चौथे में, तो ये बीच में बैठा है, तो इसका कोई आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता। तो ये बेसिक चीजें हो गई किसके बारे में, कोणांक के बारे में। अब हम इसका देख लेते हैं क्या कोणांक के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ही काम की चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पिछला शुरू किया था। ये हमारा क्या है z है, कोई भी a प्लस आइटा बी है, z बराबर ले लेते हैं a प्लस आइटा बी। तो z बार हमें पता है a माइनस आइटा बी होगा, और x एक्स में क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा z बार। अब z का कोणांक अगर थीटा है तो हमें पता है इसको मूल बिंदु से बनाने वाली लाइन, और वो x एक्स के साथ जो धनात्मक दिशा से कोण बनाएगी वो थीटा। तो इसका अगर इधर देखेंगे तो देखो z बार का अगर हमें कोणांक देखना होगा तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स पहले प्लस माइनस लेके वही निकालेंगे जो कि थीटा ही आना है, और चौथे चतुर्थांश में तो माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू थीटा ही है लेकिन दिशा बदल गई, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा अगर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या आएगा माइनस का थीटा आ जाएगा। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार है वो माइनस है किसका, z के आर्ग्यूमेंट का। ये हमने कहाँ से देखा, हमने आर्गनतल से भी देखा और यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख लिया। इसी प्रकार अगर हम देखे थे माइनस z हमें पता है कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा कितना, तो हमें क्या चाहिए इसका माइनस z का हमें क्या चाहिए कोणांक चाहिए। तो ये पॉजिटिव दिशा से बनाया गया कोण ये क्या होगा θ1 अगर मैं ले रहा हूं तो ये θ1 क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा किसका माइनस z का। अगर हम देखें तो यहाँ से लेके ये पूरा कितना है पाई, तो हमें पता है कि थीटा प्लस θ1 बराबर क्या है पाई, तो θ1 बराबर क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z बराबर क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, या फिर हम क्या बोल दें पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो यहाँ से हमें एक नई जानकारी मिली कि किसी भी समिश्र संख्या के अगर हमने माइनस लगा दिया तो क्या होगा आर्ग्यूमेंट पाई माइनस हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ है ना। इसके अलावा अगर हमें कभी दे दिया जाए कि दो समिश्र संख्याएं क्या है मल्टीपल में, तो इसमें भी क्या होगा अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बट्टा z2 होता तो क्या होता आर्ग्यूमेंट ऑफ z1
माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमें डायरेक्ट याद रखनी है, मल्टीप्लाई के केस में प्लस आएगा और डिवाइड के केस में हमारा माइनस आ गया। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n का पूछ ले तो क्या होगा, n पहले आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बचेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं कि दो समिश्र संख्या मल्टीप्लाई में है तो आर्ग्यूमेंट प्लस में आ जाएंगे, डिवाइड में तो आर्ग्यूमेंट माइनस में आएंगे, पावर है तो बाहर आ जाएगी। जैसे मापांक Z में उसमें Z बार में देखा था हमने, पावर कहाँ आ रही थी, बाहर आ रही थी। आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई में आएगी। इसके अलावा एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बराबर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा Z क्या होगा, आइटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा Z क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा हमें पता है, आइटा कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका कितना है, π/2। तो ये तो हमारा क्या हो गया, π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो आइटा से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या होगा, कोणांक π/2 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या होता, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लग जाती, लेकिन माइनस आइटा तो हमें पता है इधर है, तो इसका क्या आएगा, माइनस का π/2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोणांक। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, बाकी का देखेंगे हम अगले वीडियो में। आज हमने क्या देखा, पहले काल्पनिक संख्याएं देखी, उससे हमने समिश्र संख्याएं देख ली। समिश्र संख्या का हमने मापांक निकालना देख लिया, हमने उसका कोणांक निकालना देख लिया, उसे आर्गन तल में दर्शाना सीख लिया हमने, और लास्ट में हमने एक चीज़ और क्या देख ली, उसका स्यूमी निकालना देख लिया। इतनी चीज़ें आज हम कवर कर चुके हैं। अगले चैप्टर में इसके बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आगे का देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।